दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे एंड प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। ये है हमारा फिजिक्स का रिलेटिविटी चैप्टर का पार्ट 2 एंड इन टोटल है लेक्चर नंबर 29। लोग जानते हैं, जैसे हमने पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए। बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऐसा कुछ टफ नहीं है। एक्चुअली देखो, रिलेटिविटी अगर आप पूरा कंसेप्ट समझने जाओगे ना, रिलेटिविटी एक्चुअल में उसकी सारी थ्योरीज पढ़ने, तो वो एक बहुत अलग दुनिया है। अगर कोई आपको बोलता है कि रिलेटिविटी बहुत ईजी है, हलवा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। रिलेटिविटी बहुत टफ टॉपिक है, बहुत टफ शब्द है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आती है तब आप रिलेटिविटी समझ सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत चाहिए होती है, बहुत आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आप 2-3 चीज़ें साथ में एक साथ अपने दिमाग में पैरेलली रन कर सको, उतना इमेजिनेशन चाहिए होता है। पर सिंस हमें एटीसी के एग्ज़ाम में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें एटीसी के एग्ज़ाम में सिर्फ 4-5 चीज़ें और कुछ 4 या 5 हार्डली फॉर्मूलाज हैं आपके इस चैप्टर का, उनका रिक्वायरमेंट होता है। तो सिंस हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, चाहे एटीसी हो या फिर चाहे वो एओ हो, हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर मैंने रिलेटिविटी के डेप्थ में जाके पढ़ाना स्टार्ट किया तो इट विल टेक यू, मतलब 1 महीना चला जाएगा इस पूरे को अच्छा खासा। इट विल टेक 1 मंथ टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ये अच्छा खासा टफ चैप्टर है, बट सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, तो हम एटीसी के या फिर एओ के एग्ज़ाम के लिए जितना रिक्वायर्ड है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, जितना भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा मैं डेरिवेशंस आपको नहीं करवाऊंगी, आप डेरिवेशन जो है वो नहीं करवाऊंगी। रीज़न उसका सिंपल है, डेरिवेशन के चक्कर में आपका एक फॉर्मूला ड्राइव होकर आएगा एक लेक्चर में, और उसका हमें उतना नीड भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए डेरिवेशंस में मैं नहीं जाऊँगी, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाऊँगी, ठीक है, हाई लेवल पे मैं नहीं जाऊँगी। सिर्फ आपका बेसिक्स नहीं बोलूँगी इसको, बट क्या है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो फॉर्मूला ओरिएंटेड आते हैं। जैसे हमने मॉडर्न फिजिक्स में क्या देखा था, उसका हमें अच्छे से सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए थे, फॉर्मूला के बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए थे। मैंने आपको जो 42 क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें आपने देखा होगा आपको एक छोटे से छोटे डेप्थ की भी ज़रूरत पड़ी है। बट रिलेटिविटी में आपके साथ फ़ायदा क्या है कि आपका इसमें से ना सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 3 या 4 फॉर्मूला हैं जो हमें पता होने चाहिए फॉर टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। उसके हिसाब से 3-4 फॉर्मूला पे बेस्ड वो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। एंड एक अच्छी बात और क्या है कि इस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और वो 3 क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूला पे बेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड फ़िलहाल पढ़ाऊँगी, क्योंकि हमें निकालना है एग्ज़ाम। मैं आपको हर क्लास में, हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि हमारा टारगेट एग्ज़ाम निकालना है, हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाऊँगी कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी एक रिकैप मैं आपको दे देती हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है, फ्रेम्स क्या चीज़ होते हैं, मैंने आपको ये बता दिया था। फ्रेम का कंपैरिजन करते हैं हम, कैसे करते हैं, 2 अलग अलग फ्रेम्स में इवेंट हमें कैसे पता चलता है। हमारे इवेंट्स होते हैं, क्या होते हैं इवेंट्स, हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं, वो बताया था। उसके बाद मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इससे मैंने आपको बताया था एक्चुअल में कि हमारा जो इवेंट है उसको हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं। हमारे 2 फ्रेम थे एस डैश, इनके एक घटना यहाँ पे घटित हो रही थी, तो सेम उसी तरह की घटना यहाँ भी घटित हो रही थी। इससे आपको हमें पता चला था कि हमारे इनर्शियल फ्रेम का होना ज़रूरी है। इनर्शियल फ्रेम हमारा न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। ये है इनर्शियल फ्रेम, न्यूटन्स लॉ, ये आपका बेसिक्स है जो आपको रिलेटिविटी के लिए पता होना चाहिए था। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे जब करवा देती तो आप भी सोचते फॉर्मूला आ कहाँ से गया। सिमिलरली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में से आपको क्वेश्चन नहीं आता है, बट सिंस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था कि हम कैसे रिलेट कर रहे हैं दोनों फ्रेम्स को। हालांकि बाद में आगे जाके ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये गलत प्रूफ भी, गलत नहीं बोलूँगी इसको, लेकिन इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ गया था जिसको हमने बोला था लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। वो मैं आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, आज के लेक्चर में करवाऊंगी। बाकी इतना हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तक जो है पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो बस मैं एक बार ये कैनवास को इरेज कर देती हूँ, फिर अपना आज का लेक्चर कवर करते हैं।
स्ट्रक्चर हुआ था आपकी प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके थे। अब मैं थोड़ी आगे की आपको पहले एक स्टोरी सुना देती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सकें कि अचानक से आइंस्टीन भाई साहब आ कहाँ से गए। तो हुआ क्या, जब हमारा ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट जो देखे गए, उसके बाद आपकी जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट थे, ये आपके जो न्यूटन्स लॉ है उसमें तो 100% फिट बैठ रहे थे न्यूटन्स लॉ में, मगर इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो लॉज थे, ठीक है, स्पेशली अगर मैं कहूँ जो लॉज ये आपके डिफाइन किए जाते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन से, ठीक है, इन पे वो फिट नहीं बैठ रहे थे। ठीक है, अच्छा गाइज, ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ये मैं आपको या तो बाद में प्रोवाइड करवा दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। सिर्फ 4 है, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस, और इन पे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, आपको सिर्फ इक्वेशन दे देते हैं, ये वाली करेक्ट है कि ये करेक्ट है, ठीक है, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। या मैं एक काम कीजिए, बाद में जब करवाऊंगी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तब तो करवाऊंगी ही, फिलहाल आप इन इक्वेशंस को ना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन पे क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन भी नहीं आता है डायरेक्टली, सॉरी डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं आता है इन पे, सिंपल सा आपसे पूछ देंगे कि ये वाली इक्वेशन सही है, ये वाली इक्वेशन सही है, या ये वाली इक्वेशन सही है, 4 इक्वेशन है बस, इन इक्वेशंस को नोट डाउन कर लीजिए बस। डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी के लिए यूज होता है। क्या होता है परमेबिलिटी परमिटिविटी, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी सब कुछ। डेल क्रॉस ई वेक्टर, डॉट है तो ये आ गया आपका, और अगर क्रॉस का साइन है तो साथ में आएगा माइनस डेल बी, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अपॉन में डेल टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन पे अगर हम चलते हैं तो ये आएगा आपका डेल डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये याद रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली रहती है, म्यू नॉट जे, ये करंट डेंसिटी, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन में डेल टी। इसको गाइस कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए अपने, लाइक आप नोटबुक में, जो भी आप नोटबुक में पढ़ रहे हैं, ये चारों में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हो सकता है आपको किसी ना किसी एग्जाम में सेट में क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादातर ये वाली चीज़ पूछी जाती है, बाकी भी सब पूछी जाती है, बस आपको याद रखनी है कि किस में क्या होता है। यहाँ पर माइनस का साइन हटा दिया जाता है, या यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दे दिया जाता है, या फिर ई यहाँ लिख देते हैं और जे यहाँ लिख देते हैं, करेक्ट पहचानना होता है। इन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेस्ड आते हैं। तो खैर क्या हुआ, आपके जो गैलीलियन के लॉज थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो आपका मैक्सवेल इक्वेशंस पे करेक्ट नहीं बैठ रहा था। अब कैसे नहीं करेक्ट बैठ रहा था, उसके लिए फिर अलग से डेरिवेशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे, बस मैं फिलहाल आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सकें चीज़ों को कि क्या हो रहा था। ये सारा ना आपका 19th सेंचुरी की बात है, 19th सेंचुरी में कहीं चल रही थी ये स्टोरीज, 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, लास्ट ऑफ 18th स्टार्ट ऑफ 19th, इधर बीच में कहीं कहीं तो चल रही थी थ्योरीज। तो आपका क्या हुआ, मैक्सवेल इक्वेशन ठीक सही नहीं बैठ रही थी, तो जब मैक्सवेल इक्वेशन पे आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं बैठ रहा था, तो अब दो चीज़ें हो सकती थी, या तो आपका जो है या तो आपकी मैक्सवेल की इक्वेशन गलत हो सकती है, या फिर दूसरा पॉइंट है कि आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो सकता है। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत होता है तो इसका मतलब न्यूटन के लॉ गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रहा था। इसको रिजॉल्व करने के लिए उस वक्त एक साइंटिस्ट होते थे माइकलसन एंड मोरे, ठीक है, एमएम करके फेमस रहती है इनकी थ्योरी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, एक अच्छा खासा इनका सेटअप था कि लाइक इधर से एक रे आती थी, यहाँ एक मेटल स्ट्रिप लगाते थे, ये रे कुछ आगे पास हो जाती थी, यहाँ पे मिरर होता था, एंड कुछ इधर डिफ्लेक्ट हो जाती थी, इधर मिरर होता था। अब इधर रे जाती थी इस पे टकरा के और फिर ऐसी वापस आती थी, यहाँ से वापस आकर रे क्या होती थी, नीचे जाती थी, एंड यहाँ पे टेलीस्कोप लगा के इसको ऑब्जर्व करते थे। इधर भी रे इधर जाती थी एंड इस मिरर से टकरा के वापस आती थी और फिर यहाँ नीचे आती थी, तो टेलीस्कोप लगा के ऑब्जर्व करते थे। सपोज ये है M1 और ये है M2। तो पहले जब इनका क्या प्लान था, इस एक्सपेरिमेंट में इनका क्या सेटअप था कि हम जब इस तरह से सेटअप को रखेंगे, इन्होंने एक फ्लोटिंग मरकरी का बेस बनाया, लाइक जैसे आप स्विमिंग पूल कह लीजिए, उसके ऊपर ये सेटअप इन्होंने रख दिया एंड ऑब्जर्व करने लगे। ऑब्जर्व करने के बाद इनका क्या प्लान था, अच्छा हुआ क्या था ना, मैक्सवेल इक्वेशन में आपका स्पीड ऑफ लाइट के साथ प्रॉब्लम आ रहा था। स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा था, ये क्या था आपका,
मैक्सवेल इक्वेशन के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट हर जगह सेम आ रही थी एंड न्यूटन के हिसाब से अलग आ रही थी, कुछ इस तरह से उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो माइकलसन एंड मोरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने क्या सोचा कि हम हर फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट का पता लगाएंगे कि अलग अलग होती है और हम इस तरह से प्रूव कर देंगे कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट हर जगह अलग होती है। इन्होंने क्या किया, उस वक्त इनके हिसाब से, ये 19th सेंचुरी की बात है, अब नहीं है ये सब, 19th सेंचुरी में था। उस वक्त एक इल्यूजन, एक अजम्पशन क्रिएट हो गया था कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जिसका एक नाम भी दे दिया गया था ईथर, ठीक है। एंड बाकी चीज़ें एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लाइक ये अपना जो अर्थ है ये इसके अंदर चल रहा है, तो अर्थ का अपना अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया स्टैश, और ये एक अलग मीडियम हो गया एस, इसके अंदर ये अर्थ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें थी उस वक्त, जो लोग उस वक्त जो मानते थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम पहले इस सेटअप को ऐसे रखते हैं अर्थ पे, तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा, एक फ्रिंज विथ टाइप ऑफ पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, इस पूरे सेटअप को 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अब 90 डिग्री पे रोटेट करने से क्या हुआ कि M2 यहाँ पर आ जाएगा एंड ये M1 जो यहाँ पर था वो यहाँ आ जाएगा, टेलीस्कोप इधर चला गया। इससे क्या हुआ कि अब आपका जब ये चीज़ें चेंज हुई तो इन्होंने सोचा कि अब हमने जब चेंज किया है इसको फ्रेम में, तो हमारा कुछ फ्रिंज विथ भी अलग मिलना चाहिए। इससे क्या होता, हमें जब अलग अलग फ्रिंज विथ मिलते तो हम उन दोनों का गैप निकाल के हम स्पीड ऑफ लाइट पता कर लेते। पर क्या हुआ, जब इन्होंने 90 डिग्री पर रोटेट किया तब भी सेम यही फ्रिंज विथ का पैटर्न मिला, लाइक कहीं डार्क है कहीं लाइट है, या जो भी एक पैटर्न उनको मिला। इनको क्या लगा कि अच्छा ये ऐसा कोई वक्त होगा कि जब हमारा सोलर सिस्टम के हिसाब से अर्थ जो है वो एक स्टैटिक पोजीशन पर है, कुछ स्पीड जीरो रही होगी अर्थ की, इस वजह से कुछ हो गया होगा। इसीलिए इन्होंने हर मंथ में लाइक जनवरी में दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, फेब में फिर किया, पूरे साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कहीं पे भी इनको पैटर्न अलग नहीं मिला एंड स्पीड ऑफ लाइट इनके हिसाब से हमेशा ज़ीरो ही आती रही। इससे क्या होता है, इनका एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा तरीके से फेल हो जाता है। लेकिन ये लीड करता है किस चीज़ को, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को, क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो फिर आइंस्टीन आते हैं पिक्चर में, और फिर आइंस्टीन की इमेजिनेशन आती है, और फिर आइंस्टीन की थ्योरीज आती हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इसको मत पढ़िएगा। इसका एक अच्छा खासा डेरिवेशन निकल कर आता है, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली हम कभी रिलेटिविटी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है रिलेटिविटी पढ़ने में। मतलब या तो समझ नहीं आएगी रिलेटिविटी, और अगर समझ में आ गई तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक आपको नहीं लगेगा, इतना इंटरेस्टिंग है रिलेटिविटी। बट सिंस आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ माइंड मैप कहते हैं ना, कि पहले ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वो सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि सबसे पहले क्या हुए, हमारे न्यूटन्स के लॉ थे, फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आया, फिर मैक्सवेल इक्वेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन फिट नहीं बैठा तो उसको प्रूफ करने के लिए माइकल मोरे का एक्सपेरिमेंट आया, लेकिन ये बहुत मेजरेबली फेल हो गया। इसका जो फेलियर हुआ उसने हमारा लीड करा आइंस्टीन की प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को, ठीक है, जो दी थी आइंस्टीन ने। ठीक है, अब क्या थी रिलेटिविटी की इक्वेशन, आपका कैसे क्या आया, वो भी हम आगे बात करते हैं। एक सेकेंड, मैं आपको जो नोट्स इस चैप्टर के प्रोवाइड करवा दूंगी, मैंने कुछ थोड़े बहुत लिखा है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ पे इसके कुछ मैं छोटा छोटा जो डेरिवेशन है शॉर्टकट में आपको दे दूंगी, ताकि आप पढ़ सकें उसको, मतलब देख लें एक नज़र से, ताकि क्या है ना, अब आगे जो आप पढ़ेंगे ना लॉरेंट्ज़ इक्वेशन या आइंस्टीन इक्वेशन, वो सब इन्हीं से ही ड्राइव्ड है। माइकल मोरे एक्सपेरिमेंट में भी काफ़ी हद तक चीज़ें आई थी, डेरिवेशन आ गए थे, बहुत सारे बड़े बड़े मैथमेटिकल टर्म्स सॉल्व हो गए थे, तो उनका हेल्प करके फिर आगे इक्वेशंस बनाई गई हैं। तो सबसे पहले तो हमारे आइंस्टीन साहब ने जो थे, आइंस्टीन ने हमारे कुछ पोस्टुलेट दिए थे, ठीक है। क्या पोस्टुलेट थे इनका, पहला जो एक पोस्टुलेट, ये याद रखना, पोस्टुलेट पूछ सकता है एग्जाम में, हालांकि आज तक पूछा नहीं है बट यू नेवर नो, कि एक तो आपके लॉ ऑफ नेचर, जो आपके नेचर के लॉ है, जैसे स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, लाइट चल रही है एक स्पीड से, वो एक नेचर का लॉ है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप स्पीड की, लाइट ऑफ स्पीड को रोक नहीं सकते, आप उसको बदल नहीं सकते। आप बस की स्पीड बदल देंगे, ट्रेन की बदल देंगे, एरोप्लेन की बदल देंगे, लेकिन आप लाइट की स्पीड नहीं बदल सकते, वो लॉ ऑफ नेचर है। तो ये क्या होती है, ये आर सेम इन ऑल फ्रेम्स, इनर्शियल फ्रेम्स, सॉरी। इसका क्या मतलब, आपकी
जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हर जगह सेम ही रहेगी, हर इनिशियल फ्रेम में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप वैक्यूम को और मेटल को और सॉलिड को, लिक्विड को एक फेस पर ले आओ, वो नहीं। अगर सब इनिशियल फ्रेम है, लाइक अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो आपकी वैक्यूम में चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं अर्थ पे हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी मानते हैं हम, 3 × 10⁸, लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाते हैं तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट हम कितनी मानते हैं, 3 × 10⁸, ठीक है। अगर आप वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में लाइट ऑफ स्पीड आपकी सेम ही रहने वाली है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है आइंस्टीन का जो आप लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये पूछा नहीं गया है आज तक बट पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये आइंस्टीन का, ठीक है। इस लॉ का यूज़ करके बहुत सारी हमारी आगे क्वेश्चंस ड्राइव हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसमें कुछ, आपको एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेकेंड, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है देखिएगा, इसमें ये है कि सपोज अगेन आपका ये फ्रेम है एक्स वाई जेड, कार्टेशियन फ्रेम इनको बोला जाता है, हम समझने के लिए इनका हेल्प करते हैं। एक्स वाई जेड, ठीक है। ये है फ्रेम एस, ये है फ्रेम एस डैश। यहाँ पर सपोज ये आपका ये जो फ्रेम लिया है मैंने एक्स वाई जेड, ये वाला है फ्रेम आपका अर्थ का, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये एक है कोई ऑब्जर्वर, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वर की लोकेशन क्या हुई आपकी, एक्स वाई जेड और टाइम टी पर, ठीक है। अब सेम यहाँ पर अगर एक कोई इवेंट हो रहा है, ये रहा इवेंट और ये स्पीड वी से आपका चल रहा है इवेंट, ठीक है, एस डैश फ्रेम में, तो इसका क्या आपका आएगा, लोकेशन की बात करेंगे तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश, ओके। इन दोनों को कंपैरिजन में जैसे मैंने आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे बिल्कुल एज इट इज़ उसी पे ही बेस्ड, अब मैं पूरे डेरिवेशन में नहीं जाऊँगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी, बिल्कुल उसी तरह से कंपेयर करके इन्होंने यहाँ पर कुछ हमारे निकाली है फॉर्मूलाज, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि अब क्या है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं करते हैं, हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने कुछ निकाले हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक्स डैश ये वाला। अगर आपको ये निकालना है कि आपका किस पॉइंट पर इवेंट हो रहा है तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो ऑब्जर्वर का पॉइंट है माइनस जिस स्पीड से क्या चल रही है, मतलब इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का ये जो डिस्टेंस रहा होगा आपका, तो ये कितना रहा है, हमने गैलीलियन वाले में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन में वी टी होता है, ठीक है, अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक नई चीज़ आपने यहाँ देखी होगी, ये आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आ रहा था, ये नीचे वाला ये जो बेस बनकर आया है इसका पूरा अच्छा खासा डेरिवेशन होता है, इसके थ्रू ये निकल कर आता है। मैं उस डेरिवेशन में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, एक्सीलरेशन आता है, फ्रिक्वेंसी आता है, उन सब का यूज़ करके फिर ये डेरिवेशन से आपका ये फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस आप देख लीजिए, आता लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आपका बहुत रेयर ही पूछा जाता है, वैसे नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा टफ हो जाता है, बट फिर भी आप इनको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है आपका वी वाई डैश इक्वल्स टू वी वाई, एंड वाई का आपका फ्रेम वही रहता है, सॉरी वेलोसिटी में मत जाओगे तो वाई लिख दो सिर्फ, वाई डैश आपका वाई रहेगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में आपका कुछ चेंज नहीं हुआ है ना, वाई के रिस्पेक्ट में आपकी चीज़ें कब चेंज होती हैं बताइए, एक एग्जांपल दूंगी तब आपको समझ में आएगा। जेड भी आपका जेड ही रहेगा, और चेंज होता है आपका टाइम में क्या चेंज होगा आपका, टी माइनस वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ओके। तो ये आता है आपका ऑब्जर्वर एंड फ्रेम के जो आपका इवेंट हो रहा है उसके बीच में अगर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। अब क्या होता है अगर आपको वो निकालना पड़ जाता है इसमें,
सपोज अगर हमें ये निकालना पड़ जाए हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है इवेंट के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए भी हमारा क्या यही फॉर्मूला हो जाता है माइनस वी टी डैश लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वाई डैश वाई आ जाएगा, जेड डैश जेड आ जाएगा, एंड टाइम आपका क्या आ जाएगा टी डैश माइनस वी डैश एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब एक चीज़ आपने नोट करी होगी, मैंने सी को हर जगह सी ही लिखा है, सॉरी यहाँ पे भी वी डैश है, सी को मैंने कहीं चेंज नहीं किया, ठीक है। यही हमारा इससे प्रूव होकर आया था कि स्पीड ऑफ जो आपकी लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, वो हर फ्रेम में सेम ही रहती है, चाहे आप कहीं का भी उसमें कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका इन दोनों लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से आपके ये दोनों चीज़ें निकल कर आई थी। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपका टर्म है इसको हम कहते हैं लॉरेंस फैक्टर, डिनोट करते हैं गामा से, और इसको हम क्या बोलते हैं लॉरेंस फैक्टर, ठीक है। अगर आपसे कुछ नहीं पूछेगा तो वो हो सकता है आपसे सिर्फ डायरेक्टली ये पूछ ले कि लॉरेंस फैक्टर क्या होता है, तो 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अच्छा, एक ही चीज़ याद रखनी है कि ऊपर वी स्क्वायर है नीचे सी स्क्वायर है, वी ऊपर है नीचे सी है, आपका वी सी, ऐसे याद कर लीजिए। कॉलेज में होता है ना आपका वी सी, या फिर आपने वाइस चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन वाइस नहीं होता ना, वाइस चेयरमैन होता है, तो आपका वीसी, या फिर उल्टा अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप याद कर लीजिए, जैसे भी आप बना सकें इसका निमोनिक्स, जैसे भी याद कर सके कर लीजिए। मैंने वीसी करके याद किया हुआ है क्योंकि हमारे कॉलेज में वीसी होता था, चेयरमैन होता था, फिर वाइस चेयरमैन होता था, तो वीसी बोलते थे उसको, तो उस वीसी से मैंने वीसी याद कर रखा है। बाकी अगर आप लोगों में से कोई गालियाँ देना पसंद करता हो तो वो इसको BC भी बोल सकता है। ये देखो कलर भी पेन का कहाँ चेंज हुआ है, मैं जब ये लिख रही थी मैंने तब पेन का कलर चेंज किया था हाईलाइट करने के लिए। वो इतना हैंग करता है ये सिस्टम कि इतनी देर बाद पेन चेंज हुआ है। अगर कोई गालियाँ देता है तो वो BC याद रख सकता है, गाली होती है, और B से आपका B बन जाएगा या आपका BC हो जाएगा। मैं गालियाँ प्रमोट नहीं करती हूँ, बहुत ख़राब चीज़ें नहीं देनी चाहिए, पर ये सिर्फ याद रखने के लिए एक निमोनिक्स है, अगर आप लोग चाहें तो इससे याद रख सकते हैं BC से। बाकी मैं गालियाँ बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो आई एम रियली सॉरी गाइस, बट एग्ज़ाम है ना, निकालना है तो करना पड़ेगा ये। तो जो वर्ड पहले है वो हमने ऊपर लिखा है और जो वर्ड बाद में है वो हमने नीचे लिखा है। मैं इसको इरेज, 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये इरेज कर देती हूँ मैं पहले, उसके बाद आगे पढ़ूंगी, क्योंकि ये पता है हैंग करेगा तो ये लेता है 10 मिनट इरेज होने में। 1 सेकेंड गाइस, मैं इसको इरेज करके फिर कंटिन्यू करती हूँ। जो अपने कुछ पोस्टुलेट दिया था, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट मैंने आपको बताया, और बाकी जो आइंस्टीन ने अपनी थ्योरीज दी थी उन सब का हेल्प करके हमारे कुछ एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस बने थे, जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या थे, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हम जब देखते हैं कि हमने जब भी देखा है अभी तक, चाहे वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो या कोई भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो, हमेशा हमारा एक्स फैक्टर जो होता है, जो हमारा एक्स साइड होता है, इसमें इधर हमारा चेंज होता है, जबकि वाई और जेड में हमारा कोई चेंज नहीं होता। वाई डैश इक्वल्स टू वाई रहता है और जेड डैश इक्वल्स टू जेड ही रहता है। इसके पीछे रीज़न क्या है देखिए गाइस, इसके पीछे रीज़न है कि हमने किस डायरेक्शन में चीज़ें ली हैं। अब अगर मैं आपसे नॉर्मल मूवमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं हमेशा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले रही होती हूँ। अब जब आपका इस डायरेक्शन में कोई चीज़ चल रही है तो वो आपका एक्स एक्सिस पर चेंज कर रही है, वाई एक्सिस पे तो उसका, अगर ये 2 पर थी तो ये चाहे यहाँ पर आ गई, फिर चाहे यहाँ पर आ जाए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए, वो हमेशा 2 पर ही रहे, इसीलिए वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं होता। पर हाँ, अगर आप केस लेते हैं सपोज एक रॉकेट का, जो आपका ज़्यादातर आप क्वेश्चंस में देखते हैं कि आपका रॉकेट के बारे में आता है क्वेश्चन, तो रॉकेट आपका यहाँ से चलेगा और वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एक्स एक्सिस है इस पर कोई चेंज नहीं होगा, आपका वाई एक्सिस में चेंज होगा, ठीक है। लेकिन सिंस उतना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में अभी मैंने आपको वाई एक्सिस की चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट अब चीज़ें बताती हूँ कि हमने एक्स एक्सिस का चेंज देख लिया कैसे होता है, वाई एक्सिस हमारा अभी तक सेम चल रहा था। अब आपका क्या होता है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है इस पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके
आगे कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव करे गए हैं। ठीक है, ये है वो 4-5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिन पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम इन फॉर्मूला को देख लेते हैं। इनको आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है और याद रखना है। एक चीज़ और आप याद रखिए, लॉरेंस फैक्टर √1 - v² अपॉन में c², ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते, मतलब क्वेश्चंस आपके जितने भी आगे के जो फॉर्मूला बनेंगे ना, ये ड्राइव होकर आएंगे, वो आपके लॉरेंस फैक्टर के ही ऊपर ड्राइव होकर आते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, आपने एक टर्म सुना होगा जिसमें आपने देखा होगा आपका टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। आपने कभी ये एक थ्योरी सुनी है या एक कभी आपने फन फैक्ट में पढ़ा है ये वाली चीज़ कि अगर कोई स्पेस में चला जाता है और फिर अगर वो लौट कर आता है कई सालों बाद, तो उसकी जो एज होती है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है इन द सेंस वो ये होता है कि सपोज़ वो 10 साल बाद आया, तो एक बंदा जो 10 साल अर्थ पर रहा, तो उसकी एज मान लो पहले 20 साल थी, तो बढ़ के अब 30 साल हो जाएगी। और ये जो बंदा स्पेस में चला गया था, ये भी 20 साल की उम्र में स्पेस में गया था, और 10 साल बाद जब ये वापस आया तो इसको भी 30 साल का होना चाहिए था, मगर ये 30 साल का ना होकर 27 साल या 25 साल इतने का रहता है। तो ये पूरा 10 साल नहीं जीता है, इसकी एज कुछ कम रहती है। ठीक है, ये वाला फैक्ट आपने सुना होगा। तो कभी आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, टाइम तो हमारा सेम ही रहता है हर जगह, टाइम तो वही है, तो वो क्यों फ़र्क पड़ जाता है। या अगर आपने कभी ये चीज़ सुनी हो कि अगर हमें कोई चीज़ को इनविजिबल करना है, कोई चीज़ गायब करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्पीड ऑफ लाइट दे देनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा देना चाहिए, तो वो स्पीड जो है आपका जो मटेरियल है वो इनविजिबल हो जाएगा। आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट हाँ अभी लास्ट टू लास्ट ईयर गेस 2018 में एक पार्टिकल बहुत न्यूज़ में था, बोसॉन करके शायद उसका नाम था। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली, लेकिन लैब में उसको बना के गायब कर दिया गया था या ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि उसको स्पीड ऑफ लाइट प्रोवाइड करवा दी गई थी और वो इतनी स्पीड से चला कि वो गायब हो गया। तो डू यू एवर गेट वंडर कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। देखो गाइस, ये सब चीज़ें आपकी आइंस्टीन की इक्वेशन पे बेस्ड है। आइंस्टीन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी की, सब इस पे बेस्ड है। रिलेटिविटी का जैसे मैंने आपको मतलब बताया था पिछले अपने क्लास में कि हमारा रिलेटिविटी का मतलब उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है या उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगर टाइम डायलेशन पर, तो इसमें क्या होता है आपका कि सपोज एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर आपका डेल्टी। ठीक है, ये है ऑब्जर्वर अर्थ में। एक कोई ऑब्जेक्ट है किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी और फ्रेम में जिसका नाम है टी डैश। आप वही अपने दो फ्रेम ले लीजिए, एक ये था हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है, एस फ्रेम, और एक फ्रेम और था हमारा क्या, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। ठीक है, एक्स डैश, और ये था हमारा एस डैश फ्रेम। ठीक है, तो ये हमारे दो फ्रेम हो गए अलग अलग। अगर कोई ऑब्जेक्ट का टाइम यहाँ पर है टी, दूसरे फ्रेम में भी ये है क्या, टी डैश, मगर इसका मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाता है, आपके लॉरेंस फॉर्मूले से। तो ये v²/c² नीचे आ जाता है। तो ये जो लॉरेंस फैक्टर आता है ना, इस लॉरेंस फैक्टर की वजह से जो होता है आपका टाइम डायलेशन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो भी चीज़ें होती हैं वो इस लॉरेंस फैक्टर की वजह से होती है। ठीक है, अब सिंस ये लॉरेंस फैक्टर आ जाता है, तो ये जो आपका दूसरा फ्रेम था यहाँ पर आपका टाइम अलग हो जाएगा, इससे हो जाएगा ना, ये डेल टी रह गया सिर्फ, और ये डेल टी डैश अपॉन में √p², 1 - v²/c² आ गया। अब कैसे क्या चेंज होगा, सपोज आपका ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है आपका। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट है v, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, सेम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, दोनों स्टैटिक है, दोनों नहीं मूव कर रही है। जो ऑब्जेक्ट छोड़ो, ये एक आदमी है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है आपका, और ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, ये एक पर्सन है और ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब क्या है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर स्टैटिक है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी जब स्पीड जो है वो ज़ीरो है, स्पीड आपकी जब ज़ीरो है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आप डेल टी देखोगे तो क्या आएगा आपका, डेल टी डैश अपॉन में √। अब जब ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा टर्म अल्टीमेटली, ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये पूरा टर्म ज़ीरो आने से क्या होगा आपका, डेल टी डैश अपॉन में √1 - 0।
एंड फाइनली डेल टी डैश। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपकी स्पीड 0 है, जब आपका वो मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे स्टैटिक है कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो आपका डेल टी क्या हो जाएगा, डेल टी डैश। एग्जाम्पल लेने के लिए आप ये समझिए, सपोज ये आपकी एक बस है और आप यहाँ बाहर खड़े हो, इसमें एक ये बंदा यहाँ बैठा है, आप दोनों के आपस में अगर देखोगे एक दूसरे को, तो जो टाइम में ये जी रहा है वही टाइम पे ये जी रहा है, दोनों का सेम टाइम है। अब सपोज मैं इस बस को स्पीड दे देती हूँ और बस यहाँ से चल जाती है। जब तक बस रुकी हुई थी दोनों का सेम टाइम था, जब बस चल गई तो क्या हुआ, ये बंदा यहाँ आगे खिसक के यहाँ गया, इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर करा है, कुछ वेलोसिटी से कवर करा है, तो कुछ टाइम में भी चेंज आया है इसके, इसने इसका टाइम अलग हो गया, और इसके हिसाब से टाइम वहीं रुका हुआ है अभी, इसके हिसाब से ये अभी यहीं स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो टाइम यहीं रुका हुआ है, और इसके हिसाब से टाइम आगे बढ़ चुका है। तो ये जो गैप आ गया, ये आपका क्यों आ गया, चेंज ऑन इन वेलोसिटी की वजह से। हालांकि अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो आपको तो यही लगेगा कि भाई इसके लिए भी तो 4 ही बजे हैं, यहाँ पर था तो मान लो 3:55 पर थे दोनों, और 4 बजे इसके लिए भी 4 बजे हैं और इसके लिए भी 4 बजे हैं, क्योंकि अभी आप एक बहुत छोटे से रेफरेंस में देख रहे हो ना, एक मतलब बस का और इंसान का कर रहे हो, लेकिन जब ये स्पेस में चले जाता है ना, तब वहाँ चीज़ें एक बड़े लेवल पर बदल जाती हैं। फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए, अगर ये बंदा मूव नहीं करता है अपनी जगह से और ये मूव कर जाता है, इसके लिए टाइम 5 मिनट आगे पहुँच गया है, पहुँचा इसके लिए भी है घड़ी के हिसाब से, मगर एक्चुअल में नहीं पहुँचा है, ये वहीं रुका हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़ में कि मैडम घड़ी के हिसाब से तो चल रहा है, वो एक अलग ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है कि घड़ी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगर ये कहीं बहुत दूर होता ना, कहीं आपका डिस्टेंस का स्पीड का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता, तो इसकी घड़ी भी बदल जाती, पर ये स्पीड एक बहुत नेग्लिजिबल है, डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल सा है, इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है जिसको हम मेजर कर पाए। तो पढ़ना कॉन्सेप्ट यही है आपका। बाकी स्पेस के रिस्पेक्ट में जब चली जाती हैं चीज़ें, तो बहुत बड़े लेवल पे चली जाती हैं और वो बहुत बड़ा चेंजेस ले आती हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बाकी समझाने के लिए आपको एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है कि इसका ये जो है स्पीड और डिस्टेंस का चेंज हुआ इसका, इस वजह से इसके टाइम में भी चेंज हुआ, और इसका स्पीड और डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसके टाइम में भी चेंज नहीं हुआ, और रीज़न वही था कि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था। अब मान लो यहाँ पर एक बंदा स्टैटिक खड़ा रहता और ये भी खड़ा रहता और नहीं मूव करता, इसको कोई वेलोसिटी स्पीड नहीं मिलती, तो दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते। या वही दो बस थी, जो इस बस में 2 बंदे बैठे होते, तो ये दोनों का टाइम सेम था, बस को स्पीड मिली, ये दोनों आगे बढ़ गए बस के हिसाब से, तो ये तो इसकी भी स्पीड सेम हुई। सपोज ये बस थी, इसमें 2 लोग बैठे हुए थे, बस आगे बढ़ गई, अब बस आगे बढ़कर आपकी यहाँ पर आ गई, बस आगे बढ़ के आपकी यहाँ आ गई, तो ये दोनों बंदे यहाँ पर आ गए, तो दोनों के लिए टाइम इंक्रीज हो गया है ना, लेकिन जो बंदा बाहर था उसके लिए तो टाइम वहीं रहा ना, रुका हुआ। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट उस तरह से आता है। बाकी इसमें जाने का उतना नीड नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो उसकी उतनी टेंशन मत लो, फॉर्मूला इज मेन थिंग, फॉर्मूला याद कर लो, ये है फॉर्मूला। अब ये आपको पता चला, अगर आपकी v 0 था तो वो आपका टाइम सेम था। अब सपोज हमने उसको कुछ v दे दिया, एक वेलोसिटी, 2 वेलोसिटी, कुछ भी उसको हमने वेलोसिटी दे दी। अब जब हमने वेलोसिटी दी इसको, तो हमारा डेल टी कितना हो जाएगा, डेल टी डैश अपॉन में √1 माइनस, अब सपोज मैंने यहाँ पर वेलोसिटी इसको दे दी थी 2, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट मान लो थी 3, ये इसको दे दी थी मैंने 2 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। अब इसको जब कट किया, एक्सक्यूज मी, 2 नहीं 1.5 मान लो, ठीक है, इसको जब आपने यहाँ पर कट करते हैं इसको, तो हमारा कितना रह जाएगा, ये 0.5 रह जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना ये, हाँ, तो 0.5 आ जाएगा। तो 1 में से आप 1 माइनस 0.2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, √1.5, 0.5 आ जाएगा। अब आपका क्या हुआ, पहले डिनोमिनेटर 1 था, ठीक है, ये अब क्या हुआ, आपका डिनोमिनेटर कुछ कम हो गया, डिनोमिनेटर कुछ कम हुआ तो आपकी ओवरऑल वैल्यू ये वाली जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो आपकी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी ना। सपोज अगर आपको ये इस तरह से लिखा है, 4/2 लिखा है, ठीक है, तो आपका आ गया आंसर 2। अब मैं इसकी जगह 4/1 लिख दूँ तो आपका डिनोमिनेटर मैंने कम कर दिया, आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या आई, सॉल्व करके 4 आ गई, तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम वही चीज़ कि अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो आपका डेल टी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा डेल टी डैश से, ठीक है। ये ओवरऑल वैल्यू आपका क्या रिपीट कर रही है, डेल टी बता रही है ना, इसलिए। तो आपका अगर v की वैल्यू मोर देन 1 होती है, आपकी मतलब v की वैल्यू अगर आपकी मोर देन 0 होती है,
ठीक है, v की वैल्यू आपकी 0 से बढ़ती है तो आपका डेल टी इज मोर देन डेल टी डैश। ओके, मेन इज दिस फॉर्मूला। ये सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था आपको कि जैसे जैसे आपका ये मूव करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका क्या टाइम पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब आपने समझा। अगर सपोज अब एक बंदा यहाँ था, ये यहाँ स्पेस में जाकर घड़ी देखता है अपना, यहाँ पे एक कोई घड़ी रख दी हमने, इसमें कुछ टाइम हो रहा है, और सेम एक और घड़ी ली हमने, उसमें सेम टाइम सेट किया और एक घड़ी को स्पेस में भेज दिया इसको। 1 घंटे बाद हमने देखा इसमें हमारा 1 घंटे का चेंज हुआ था। सपोज ये 1 घंटे का चेंज हो गया इसमें, लेकिन ये जो टाइम यहाँ पर था, अगर यहाँ 1 घंटे का चेंज हुआ है तो ये जो ऑब्जर्वर वाली घड़ी है इसमें कितना चेंज होगा, ज़्यादा चेंज होगा। तो यहाँ 1 घंटे का चेंज हुआ है तो हो सकता है यहाँ 2 घंटे का चेंज हुआ हो या 3 घंटे का चेंज हुआ हो। तो इधर हमारा अर्थ पे ज़्यादा चेंज हुआ होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब स्पेस में बंदा जाता है तो जब उसके हिसाब से उसने 1 घंटा जिया हुआ होता है, तब अर्थ पर एक्चुअल में 2-3 घंटे निकल चुके होते हैं। क्योंकि स्पीड आ गया ना यहाँ पर, एक स्पीड से उसने एक टाइम कवर कर लिया, उसने एक जर्नी कवर कर ली, थोड़ा आगे निकल गया वो। ठीक है, उसने एक जर्नी कवर करके वो थोड़ा पीछे चला गया, ये आगे हो गया, मतलब वो डिपेंड करता है किधर मूव करता है। बाकी ये बहुत बड़ा रीज़न है कि स्पेस में जाकर आपका जो है टाइम कम लगता है। ऐसा नहीं है घड़ी स्लो हो जाती है, घड़ी उतना ही चलती है, बस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाता है। ठीक है गाइस, तो इसको मैं इरेज करती हूँ। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना बहुत ज़्यादा फ्रेम रेफरेंस वगैरह इन सारे पॉइंट्स से, तो सब भूल जाओ, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ ये फॉर्मूला रट लो। मैं सिर्फ बता इसलिए रही हूँ इतना कुछ ताकि आपको रटना ना पड़े एग्जाम्पल दे के। सपोज आपको कोई कह दे कि v 0 रहेगा तो आपका डेल टी कितना होगा, या v हमने 0 से बढ़ा दिया तो डेल टी में क्या फ़र्क पड़ा, तो आप कॉन्सेप्चुअली उसको सॉल्व कर पाओ इंस्टीड ऑफ रट्टाफिकेशन। तो बस इसीलिए मैं बता देती हूँ आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से। बाकी चाहूँ तो मैं भी सिर्फ फॉर्मूला लिख कर दे सकती हूँ, रट लेना आप लोग, पेपर में कितना रट कर जा सकते हो। इतना कुछ है यार पढ़ने के लिए, कहाँ तक रटोगे। अच्छा, फिर से मैं 2 मिनट का वेट लेती हूँ गाइस वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं इसको इरेज कर सकूँ बोर्ड को। आपने फॉर्मूला देखा, मैं एक बार एक शॉर्ट, अच्छा टाइम डायलेशन का नहीं, टाइम डायलेशन का आपको पढ़ा दिया। हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे। लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगी सारे फॉर्मूला एक जगह, अभी आप बस अच्छे से समझ लीजिए। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, ऑब्जर्वर जहाँ से कर रहा है, ऑब्जर्वर आपके वही है एक्स वाई जेड, एंड आपका एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, फ्रेम एस डैश। यहाँ ऑब्जर्वर आपका बैठा है और यहाँ पर आपका कोई रॉड रखी है। इस रॉड को ऑब्जर्वर देख रहा है, तो अगर ये रॉड आपकी चलना शुरू हो जाती है स्पीड v से, तो इसको इस रॉड में क्या फ़र्क नज़र आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है आपका, छोटी होना, कम होना। तो आपकी रॉड कैसी उसको नज़र आएगी, छोटी नज़र आएगी। क्या होता है इसका फॉर्मूला देखिए, आपका कॉन्ट्रैक्शन का L इक्वल्स टू L डैश, यह होता है आपका इवेंट जहाँ पर हो रहा है वहाँ पे आपकी लेंथ, ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब समझने के लिए देखिए, अगर आपका वेलोसिटी 0 थी, मतलब वो एक जगह रुका हुआ था, तो आपका होल सोल क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू L डैश 1 जाएगा, एंड 1 माइनस 0 इज अगेन 1, एंड आपका फाइनली क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू L डैश। ठीक है, अब सपोज आपका v इंक्रीज कर जाता है, मान लीजिए हमने 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 रख दिया 0 से इंक्रीज करके, तो आपका L क्या आ जाएगा, L डैश 1 माइनस यहाँ पर आपका 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अच्छा, इसका स्क्वायर भी रहेगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से कर रही हूँ। हमने कुछ ऐसी वैल्यू रखी कि ये आपस में कट के 0.5 रह गया, एंड आपका फाइनल जो रिजल्ट आ गया L इक्वल्स टू L डैश मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो आपका ओवरऑल लेंथ क्या हो गई, आपको पहले के मुकाबले में आपकी जो लेंथ आएगी वो अब कैसी हो जाएगी, आपकी लेंथ छोटी हो जाएगी। क्यों छोटी हो जाएगी, देखिए पहले आपने L डैश में 1 मल्टीप्लाई किया था, अब आपने L डैश में अंडर रूट 0.5 मतलब L डैश मल्टीप्लाइड बाय 0.25 किया है। ठीक है, इसको इस तरह से देखिए, आपने 2 इंटू 2 को मत लीजिए, 100 को लीजिए। आपने किया 100 इंटू 1, आपका आ गया 100। अब आपने किया 100 इंटू 0.25, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। तो आपका क्या हो गई, लेंथ कम हो गई पहले से। तो आपको इसीलिए आपका जो लेंथ होगा एट v आपकी जब इंक्रीज करेगी तो आपकी लेंथ
कम होगी आपकी पहली वाली लेंथ से। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ से आपको जो इवेंट के टाइम पर जो लेंथ है आपकी किसी भी रॉड की या जो भी, उससे आपको कम नज़र आएगी। कॉन्ट्रैक्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि लेंथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो एल आपकी लेस देन। ठीक है, अब इसी तरह से आपका मास का भी आता है, उसको भी देख लीजिए। मास के केस में क्या होता है आपका, मास के केस में आपका कुछ नहीं होता है। मास का केस आपका काफ़ी हद तक टाइम डायलेशन की तरह ही होता है कि आपका ऑब्जर्वर है यहाँ पे इक्वल्स टू इवेंट यहाँ हो रहा है आपका डिवाइड बाय 1 - v² अपॉन में c²। ठीक है, टाइम डायलेशन का भी ऐसे ही था ना, तो सेम मास का भी वैसे ही होता है आपका। ऑब्जर्वर आपका जो है अर्थ पे, इसका क्या मतलब कि अगर आपका स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट जा रही है और उसका मास अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो होल सोल आपका जो अर्थ पे मास होता है वो उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे आपका स्पीड में चेंज आता है। इसका एग्जाम्पल के लिए आप ये भी देख सकते हैं, जैसे आपका मून, अर्थ पे जो मून पे मास होता है 1/6 रह जाता है। आप वहाँ से भी चीज़ों को रिलेट करके समझ सकते हैं। थोड़ा अगर आप प्रैक्टिकल 2-4 चीज़ें और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, बट ठीक है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी हम उधर नहीं जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। ओके, तो हमने ये 3 बेसिक फॉर्मूला पढ़े फॉर द लेंथ, मास एंड टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का फॉर्मूला मैं एक बार और यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको तीनों फॉर्मूला आपके पास हो जाए। फिलहाल डेल टी, ये आपका ऑब्जर्वर का था। डेल टी डैश मतलब आपका जहाँ इवेंट हो रहा है 1 - v² डिवाइड बाई c²। ठीक है, अब इसको अगर ये सेलेक्ट मगर होगा नहीं ना, कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना हैंग कर रहा है सिस्टम। या तो मुझे लग रहा है इसमें इतनी सारी वीडियोस है ना, मुझे वो डिलीट करनी पड़ेंगी जो आपके लिए रिकॉर्ड करी है मैंने पढ़ाने के लिए, वो सब इसी में ही है स्टोर। मुझे लगता है वो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी शायद, इसीलिए ये डे बाय डे जो है ब्लैक बोर्ड, ये जो आपका कैनवास है ना, बहुत ज़्यादा हैंग करता जाता है। एक तो पता है नॉर्मल भी प्रॉब्लम होने लगी है लैपटॉप चलाने में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स एंड डेटा है पुराना इसमें लैपटॉप में ऑलरेडी। अभी और नया डेटा जो है ना, डेली की 1 घंटे की आपकी वीडियो होती है, तो आपकी कितनी सारी वीडियोज़ इकट्ठी हो चुकी हैं। अच्छा है, चलो यहाँ हाईलाइट हो जाए। ये आपका टाइम डायलेशन का, ये टी डैश है, ये आपका मास का, ये आपका लेंथ का। अच्छा, अब आप पूछ सकते हो कि मैम आपने मास, लेंथ और टाइम का ही क्यों बताया। अगर आपको याद होगा कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम बेसिक क्वांटिटीज़ देखते हैं तो हम MLT को फाइंड करते हैं, बाकी सब हमारी इससे निकल जाती है। तो सपोज़ अगर आपको मान लीजिए अभी एक्सीलरेशन निकालना पड़ जाए, जो वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, तो वेलोसिटीज़ में को आगे आप और सॉल्व करके डिस्टेंस इनटू लेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिख सकते हो, अगेन टी आ जाएगा। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, डिस्टेंस को हम लेंथ से कंपेयर कर लेते थे कि हमारा जितना लेंथ कवर हुआ, तो हम L अपॉन में T² हमारा ये वाला बन जाता था। अब इसमें आप जैसे भी, अगर आपसे ऑब्जर्वर का पूछा है तो आप L की जगह ये वाली लिखना, T की जगह आप ये रखना, एंड आप आगे सॉल्व कर सकते हो पूरा। इसीलिए हमने पहले जो हमारी बेसिक्स नीड्स होती हैं MLT, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अभी आपको समझ में आएगा, आगे मैं चलूँगी तो कि हमारा मास से हम और क्या निकाल सकते हैं, लेंथ से हम और क्या निकाल सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने MLT ही सिर्फ क्यों निकाला। मास की एक इक्वेशन आप याद रखिए, टाइम की एंड लेंथ की। एक चीज़ और इसमें मैं आपको यहाँ पर नोटिस में लाना चाहूँगी, अगर आप देखेंगे मास ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, जब हमने इधर रखा है तो हमारा ये जो लॉरेंस फैक्टर है ये डिवाइड में आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करा होगा लॉरेंस फैक्टर, ये जो बड़ा सटा में डिवाइड में है। सेम टाइम डायलेशन में भी ये डिवाइड में है, सिर्फ लेंथ ऐसा है जिसमें आपका ये मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना। याद रखने के लिए आप कुछ निमोनिक्स बना सकते हो इसके लिए, कि MT का सेम आता है, कि MLT होता है ना, MLT फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला सेम है, बीच वाला अलग है हमारा। ठीक है, बीच वाला अलग है तो इसमें मल्टीप्लाई, और ये दोनों सेम है तो इनमें डिवाइड है। ठीक है, इस तरह से आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप निमोनिक से आप बना सकते हैं इसका। अब इसके बाद एक एनर्जी का है और कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद टाइम आज नहीं बचेगा तो फिर मैं आपको क्वेश्चन अगले लेक्चर में करवा दूँगी इसके। अभी आप देख लेते हैं हम टाइम एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी। ओके, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर देती हूँ। पता है क्या हो रहा है गाइज आजकल, क्योंकि ये रेस नहीं होता है ना आसानी से, कैनवास टाइम लेता है बहुत ज़्यादा,
तो आपका वीडियो आपके लिए तो मैं पॉज कर देती हूँ, फिर वो स्टार्ट होता है तो आपको लगता है वहीं से कंटिन्यू है, लेकिन वीडियो पॉज होने के बाद करीब 10 मिनट लगता है उसको इरेज होने में पूरा और फिर स्टार्ट करने में। तो 1 घंटे का लेक्चर मेरा 2 घंटे में जाकर रिकॉर्ड होता है। मुझे लग रहा है मुझे दोबारा इसको पॉज करना ही पड़ेगा। मैं पॉज करके इसे क्लियर करके तब करती हूँ। अब ये 5 मिनट तक ऐसे ही रहेगा ये। मैं इसको क्लियर करके तब फिर आपका कंटिन्यू करती हूँ, फालतू में आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे कॉन्सेप्ट और आता है ट्विन पैराडॉक्स का। ट्विन पैराडॉक्स का तो वो वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें हैं सेम एक जैसी, एक को आप स्पेस में ले जाओ और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद से 10 साल बाद इन दोनों को कंपेयर करो तो दोनों में डिफरेंस होगा। लाइक आपने 2 घड़ी ले ली, एक को स्पेस में ले गए, 10 साल बाद अगर आप देखोगे तो हो सकता है इसने एग्जैक्टली 10 साल का ही इसने, अगर आपका इसने आप इसको मानते हो इवेंट, एक्चुअली इसको मानते हो, लेकिन सिंस हम स्पेस वाली चीज़ को इवेंट मानते हैं तो अगर हमारी इसने 10 साल का टाइम कवर किया है तो दूसरी वाली ने हो सकता है 20 साल का टाइम कवर किया हो, ऑब्जर्वर वाली ने। डिपेंड आप किसको क्या मानते हो इवेंट, उसके हिसाब से। ट्विन पैराडॉक्स इज सिंपल थिंग कि दो अगर सेम चीज़ है, इफ़ यू टेक वन थिंग इन टू द अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड देन ब्रिंग देम बैक आफ्टर सम टाइम, then both of them show the different results. Okay, if you are taking the case of humans, two humans who are twins, and if you take one of them to the space and bring him back after 10 years or 20 years, then what you will find, the person who is on the earth has grown the 20 years or 30 years, whatever time you have to make them separate, but the person whom you take to the space, whom you have been taken to the space, is covers the covers the less time, like he's only from 20 to 30 years old and other one is the 20 to 50-year-old. Okay, so these things, this is the time paradox. खैर, now moving to the kinetic energy concept. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का हमने अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेटिविस्टिक काइनेटिक की, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की, तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का वो आता है एम सी स्क्वायर माइनस जो आपका रेस्ट मास की वजह से है एनर्जी, वो वाला एम नॉट एम सी स्क्वायर। एम नॉट नहीं, हमने हर जगह एम डैश यूज़ किया है तो हम एम डैश यूज़ करेंगे। ओके, बाकी आप बुक्स में देखेंगे तो एम नॉट भी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, अब सपोज ये एम को मुझे इसी फॉर्म में लिखना है, इवेंट जहाँ पे हो रहा है हमारा उसके फॉर्म में लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एम डैश सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस m की जगह मैंने ये m डैश 1 अपॉन में इतना लिख दिया, 1 अपॉन में ये वाला टर्म हमने लिख दिया इस m की जगह। ठीक है, माइनस m डैश सी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m डैश सी स्क्वायर को बाहर ब्रैकेट में 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज जस्ट, अगर आपको सिर्फ एक ही एनर्जी, एक ही मास दिया हुआ है, ये वाला मास, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आपको सपोज ये मास दिया हुआ है ऑब्जर्वर वाला और आपको ये निकालना है तो आप इसकी जगह पे एम की फॉर्म में फॉर्मूला पुट करके एंड देन आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने टोटल एनर्जी जो होती है, ठीक है, ई से डिनोट करती हूँ मैं इसको, ये हमने क्या पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपकी कब होती है, जब आपकी कोई भी चीज़ स्टैटिक होती है, एंड काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से। तो अगर आपकी चीज़ स्टैटिक है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आपकी रेस्ट मास की वजह, रेस्ट मास की जो एनर्जी होती है उसको हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपकी कितनी होगी, आपकी अगेन ये होगी आपकी एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट एम डैश सी स्क्वायर, मतलब जो भी आपका जहाँ इवेंट हो रहा है वहाँ की जो एनर्जी है। तो चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी की हमारी ये आई थी, तो हम ये पुट करते हैं एम सी स्क्वायर माइनस एम डैश सी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी की एम डैश सी स्क्वायर। ये प्लस माइनस सेम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका एनर्जी क्या आ जाएगी, एम सी स्क्वायर। तो ये आपने हमेशा हर जगह पढ़ा है ये वाला लॉ, एनर्जी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन की इक्वेशन। अगर आपको ये लिखनी पड़ जाए जहाँ इवेंट हो रहा है उसकी फॉर्म में, तो एम डॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये हटा देती हूँ मैं, एम डैश लगा देती हूँ। ओके, इवेंट आपका जहाँ हो रहा है, इसको जहाँ इवेंट हो रहा है आप वो भी कह सकते हो या रेस्ट मास भी कह सकते हो। ठीक है, ये एम डैश है, जो इवेंट आपका जहाँ हो रहा है वहाँ वाले मास को आप रेस्ट मास भी कहते हैं। ठीक है,
डोंट गेट कंफ्यूज अगर ये एक टर्म आपको रेस्ट मास कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो। ठीक है, तो ये आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। एक सेकेंड गाइस, इस लैपटॉप इज रनिंग आउट ऑफ बैटरी, लेट मी पुट द चार्जर। चार्ज ही नहीं हुआ। सो ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया यहाँ तक। चार्ज, ये आपको एक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये आ गया अगर आपको रेस्ट मास की फॉर्म में या इवेंट का मास है उसकी फॉर्म में दे दिया जाए, और एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये एम डैश है। ओके, ये तीन फॉर्मूले आपने एनर्जी से रिलेटेड पढ़े, तीन फॉर्मूले आपने एक टाइम एमएलटी वाला पढ़ लिया, मास वाला, लेंथ वाला एंड टाइम वाला। अब एक आप थोड़ा सा और देख लीजिए जो कि है आपका मोमेंटम और एनर्जी के बीच का रिलेशन। ठीक है, मैं इसको बस थोड़ा सा इरेज कर दूँ, 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको पॉज करके फिर आपका 5 मिनट का लेक्चर और रह गया है। टॉपिक रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी रिलेशन। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज के रिलेटिविस्टिक वर्ड लिख दिया है मैंने तो ये कुछ ज़्यादा टफ है, कुछ टफ नहीं है, सेम वही है जो आप पहले पढ़ चुके हो। आपका एनर्जी एंड रिलेशन के जो अपने रिलेशंस पढ़े हैं उसी तरह के हैं, बट सिंस ये आप रिलेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, कुछ नए फॉर्मूलेज आ जाते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, तो उससे कुछ चेंजेस वो हो जाते हैं फॉर्मूला में। तो क्या चेंज होते हैं हम वो एक बार देख लेते हैं। आपका है मोमेंटम P इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, इससे आपका आ जाएगा एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 - v²/c²। एम नॉट मत लिखिए, एम डैश लिख दीजिए। कैसे आया? अच्छा एक सेकेंड, आपको ये फॉर्मूला तो याद देना गाइस, मैंने पढ़ाया है आपको, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया था मैंने आपको। मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जहाँ पे वेवलेंथ h/p लिखा था, फिर p की जगह हमने एम वी लिख दिया था। ये आपको याद होगा मुझे लगता है। तो वहाँ से हमने देखा मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी होता है। एम को अगर हम रेस्ट मास के तरह लिख रहे हैं या इवेंट जहाँ हो रहा है हम उसके हिसाब से लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं एम डैश अपॉन में अंडर रूट 1 - v²/c²। ये हमने अभी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था, लॉरेंस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय वी, ये वाला भी। ठीक है, तो हमारा फाइनली मोमेंटम क्या बन गया, एम नॉट लिख देती हूँ बार बार, एक्चुअली नॉट लिखने की आदत है ना, इसलिए नॉट लिख देती हूँ, बट सिंस मैंने चैप्टर में आपको एम डैश लेके पढ़ा दिया है इसीलिए एम डैश लेके पढ़ाना चाह रही हूँ अब आगे, एम डैश भी। बाकी एग्जाम में आपको एम नॉट भी दे सकते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। 1 - v²/c², मतलब एम डैश इज इक्वल्स टू एम नॉट, ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, बस वो लिखने का तरीका अलग हो गया। सिमिलरली एल डैश और एल नॉट सेम चीज़ है, टी डैश एंड टी नॉट सेम चीज़ है। ठीक है, वो बस मैंने नोटेशन अलग फॉलो कर लिया है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम मोमेंटम के रिस्पेक्ट में एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं, देखिए ये फॉर्मूला जो आया है ना बहुत अच्छे खासे डेरिवेशन के बाद आया है, लेकिन हम अभी उसमें जा नहीं रहे हैं डेरिवेशन में, अदरवाइज तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेते हैं, एम डैश स्क्वायर सी। ठीक है, बाकी ये वाली जो एनर्जी की इक्वेशन है ये मैं आपको शायद पहले लिखवा भी चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मॉडर्न फिजिक्स में मैंने इक्वेशन लिख पाई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, सपोज अगर आपका रेस्ट मास या जहाँ इवेंट हो रहा है वहाँ पर अगर हमारा मास जो है वो नेग्लिजिबल हम ले लेते हैं या ऑलमोस्ट ज़ीरो ले लेते हैं। ठीक है, बहुत एक मान लीजिए छोटा सा कुछ पार्टिकल है, ठीक है, जिसका कोई मास नहीं है, जो मास लेस चार्ज लेस पार्टिकल है, उस तरह का कोई पार्टिकल है, तो आपका यहाँ पर ये एनर्जी का स्क्वायर रहता है। तो आपका एनर्जी का स्क्वायर कितना आ जाता है, p²c²। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, एनर्जी pc। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला आपका जो एनर्जी मोमेंटम और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का रिलेशन निकलता है। अच्छा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो एक क्वेश्चन आपका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है ये, शायद 2018 का ही क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2018 का ये, जिसमें आपको दिया गया है कि आपको एनर्जी एंड स्पीड ऑफ लाइट के बीच में आपको रिलेशन बताना है अगर आपका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है या मोमेंटम में चेंज नहीं होता है, उस टाइप से कुछ दे रखा है आपका क्वेश्चन। एंड आपका ऑप्शन में दे रखा है ई सी, E/c, ई सी स्क्वायर और
E/c²। इस तरह के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपका मैंने जो प्रोवाइड करवाई है आपको 2018 मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं उसमें मैंने एक क्वेश्चन दे दिया था आपका, लेकिन ये क्वेश्चन आपका रिलेटिविटी का है। बट मैंने बताया था ना, मैंने 2-3 क्वेश्चन गलती से दे दिए हैं उसमें, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा ये वाली चीज़ की रिलेटिविटी अभी आपका कंप्लीट हुआ नहीं है। पेपर वो पहले डिज़ाइन हो गया था आपका, और तब तक रिलेटिविटी आपको पढ़ाया गया नहीं था। और मुझे लग रहा था जब तक मैं आपको दूंगी वो पेपर सॉल्व करने के लिए रिलेटिविटी में आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन पढ़ा नहीं पाई थी। तो ये आपका एक इस तरह का क्वेश्चन है, उसमें आप उसको चेक करिएगा और वहाँ से बताइएगा आपका करेक्ट आंसर क्या है। मैं भी आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, आपको सिर्फ बताना है खुद आंसर क्या आने वाला है इसका। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इतना था रिलेटिविटी का टॉपिक, रिलेटिविटी के चैप्टर में। ये रेज हो गया। तो मैं एक बार ना फाइनल इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं एक बार आपको वो चीज़ कंक्लूड कर देती हूँ इंपॉर्टेंट लिख के यहाँ पे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। सबसे पहले आपका लॉरेंस वेक्टर, यहाँ से लिखते हैं लॉरेंस वेक्टर। ठीक है, क्या है वो 1/√1 माइनस क्या याद करवाया था मैंने आपको, V², ठीक है। कॉलेज का VC होता है ना, चेयरमैन, उससे। ठीक है, उसके बाद एक और आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन का छोड़ दीजिए, पहले हम लिखते हैं मास का, क्योंकि हम MLT के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, मास का। ठीक है, ये आपका क्या होता है, M = M'√1 माइनस V²/c²। या सपोज अगर आपको ऑप्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको लॉरेंस फैक्टर गिवन हो तो आपका आएगा ये M' इंटू लॉरेंस फैक्टर। ठीक है, ये आपका लॉरेंस फैक्टर ये पूरा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हमारा नीचे आ जाता है। अब हम बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ = हमने क्या पढ़ा, L' अंडर रूट। अगर लॉरेंस फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमारा L' लॉरेंस फैक्टर। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, मास के केस में मल्टीप्लाई हो रहा है लॉरेंस फैक्टर, एंड सिंस लॉरेंस फैक्टर में जो बड़ा सा टर्म है डिनोमिनेटर में आता है, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाता है। इतना इंपॉर्टेंट रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इधर वाला भूल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेल टी हो जाएगा आपका ∆T∞(1 माइनस V²/c²। ओके, इसको आप लिख सकते हैं ∆T' ठीक है, इसके अलावा एक दो फॉर्मूला हमने जस्ट अभी देखे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जिसमें हमने देखा mc² माइनस m'(c²। या इसको थोड़ा सा और हमने जब वैल्यूज पुट करके लिखा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m'(c²) ब्रैकेट में 1 माइनस V²/c²-1। ठीक है, इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला देखा टोटल एनर्जी का, जिसमें हमारा रेस्ट मास वाला और ये वाला टर्म कैंसिल होके फाइनली रह गया था mc²। ये 3 फॉर्मूला जो है ना, मास, लेंथ और टाइम वाले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद एक ये एनर्जी वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 7th नंबर पे हमारा मोमेंटम वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आता है mv, या फिर आगे सॉल्व करके हमने इसको लिख दिया m'(v/1 माइनस V²/c²। ठीक है, उसके बाद हमारा 8th नंबर का एक फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का स्क्वायर = P²C² प्लस m0²C4। ये आपको इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं देगा, मगर डायरेक्टली फॉर्मूला दे सकता है सॉल्व करने के लिए। और अगर आपका मास सपोज नेग्लिजिबल है, कोई छोटा सा पार्टिकल है, तो वहाँ आपका एनर्जी आ जाता है Pc। ठीक है, मासलेस कोई चीज़ है तो ये 8 फॉर्मूला इस रिलेटिविटी के चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से रिलेटिविटी के क्वेश्चंस देख सकते हैं, थोड़ा सही से करेंगे तो आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे V की जगह आपको ज़्यादातर दिया होता है कि एक रॉकेट है, वो आपका 0.6 सी की स्पीड से ऊपर गया या 0.5 सी की स्पीड से ऊपर गया, उसका मास जो था स्पेस में जाकर 10 किलो हो गया, तो उसका ऑब्जर्वर का मास उसको कितना नज़र आएगा। तो आपको इस फॉर्मूला में सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है। ये आपका बाहर जाकर रह गया तो ऑब्जर्वर का मास m
m डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ पुट करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा इधर गंदा नहीं कर रही हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो प्लीज़ फोटो खींचना चाहता है तो खींच लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटिविटी चैप्टर के। ओके गाइस, तो इस चैप्टर में मेन आपका रिलेटिविटी में यहीं तक चीज़ें थी। इसके अलावा आपके हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप भी तो नहीं हो पाएंगे, उतना टाइम नहीं बचा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ज़रूर इसके क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए गाइस, आपके बहुत कम लाइक आते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट खुद तो देखिए ना। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे 150-200 स्टूडेंट मेरे साथ ज्वाइन है। एंड लास्ट वीडियो में आप यकीन मानेंगे तो 26 व्यूज़, 15 व्यूज़, 16 व्यूज़, 27 व्यूज़ बस इतने आ रहे हैं, जिसमें से 5-6 व्यूज़ ना मेरे खुद के हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ एडिट करना पड़ जाता है, टाइटल गलत हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो मैं खुद को ठीक करने के लिए मैं ओपन करती हूँ, तो वो एज अ व्यू काउंट हो जाता है। हालांकि वो काउंट होगा नहीं मेरा फाइनल उसमें, क्योंकि मेरी खुद की आईडी से होता है वो। बट आप लोग एटलीस्ट खुद तो देखिए ना। क्योंकि देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आप चाहें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो वो भी लेट मी नो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं भी अपना टाइम वेस्ट करूँ, आप भी अपना देखें नहीं उस चीज़ को, तो अल्टीमेटली कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी अगर 2-4 बच्चे भी रेगुलरली देखेंगे तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तो चाहे मुझे एक बच्चे के लिए पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊँगी। लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बता दो, फिर आई विल लुक इनटू द मैटर। ओके, सो दिस इज़ इट गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखते हैं क्या पढ़ना है, कुछ अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द वेव ऑप्टिक्स। ओके गाइज, सो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच गाइज।